नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने संविधान के भाग 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में हमने जिक्र पहले के टॉपिक में हमने किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनको जरूर देखें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान का भाग 5, उसका पहला अध्याय, पहला चैप्टर। हमने चर्चा की थी कि संविधान के भाग 5 में 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर हैं। इसमें हमने संघ सरकार का जिक्र किया था। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों के अनुच्छेदों के बारे में हमने चर्चा की थी। और हम इसमें जो संघीय सरकार है तो संघीय सरकार के जो अध्याय नंबर 1 है, अध्याय 1, उसमें है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संघीय कार्यपालिका में अध्याय 1 संघीय कार्यपालिका आर्टिकल के बारे में हमने चर्चा की 52 से लेकर के 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका है। और इस संघीय कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र करेंगे, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मंत्री परिषद पढ़ेंगे, और उसके बाद में मैंने बताया था प्रधानमंत्री हम लोग पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। तो इनके बारे में मुख्य रूप से ये 5 जो चीजें हैं, ये 5 व्यक्ति हैं, ये 5 संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस टॉपिक में है। तो ये जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि 52 से लेकर के 78 तक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को भी एक टॉपिक में नहीं पढ़ सकते। राष्ट्रपति के संदर्भ में हम सबसे पहले राष्ट्रपति का पूरा प्रावधान पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान शक्तियां हैं उनके बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे वर्तमान तक, जो प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक जो राष्ट्रपति हैं, ट्रिकली हम उनका पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम उपराष्ट्रपति वैसे ही पढ़ेंगे, फिर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। राष्ट्रपति पढ़े उससे पहले अनुच्छेद 52 से 78 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ये 62 तक राष्ट्रपति आ जाता है। उसके बाद में 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, ये उपराष्ट्रपति आ जाता है। राष्ट्रपति से भी संबंधित है ये अनुच्छेद। 65 और 70 ये थोड़े से मिलते जुलते से हैं। फिर आर्टिकल 71 और आर्टिकल 72 ये फिर राष्ट्रपति के लिए आ जाते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 73, 74, 75, 76, 77 और 78 यही आर्टिकल है जो अध्याय 1 में है, संघीय कार्यपालिका में है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा।
यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति है। मैं यहां पे राष्ट्रपति शब्द हटा देता हूं। क्या क्या चीजें हैं? आर्टिकल 56 जो है, ध्यान रखना, आर्टिकल 56 महत्वपूर्ण है। ये पूरे के पूरे जो आर्टिकल हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसलिए हमें इन आर्टिकलों को महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है सबको। छप्पन में है वो उसका कार्यकाल है, यानी पदावधि। आर्टिकल 57 है, उसमें राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में है। 58 है, उसके लिए योग्यताएं या अर्हताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ है। 61 में उसके खिलाफ महाभियोग है और 62 में राष्ट्रपति के लिए रिक्तियां हैं। 63 में उपराष्ट्रपति है। 64 जो आर्टिकल है उसमें उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति है। किसका? राज्यसभा का। 65 जो है और 70 जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और ये अन्य आकस्मिकताओं में हम चर्चा करेंगे कैसे किस प्रकार से। ये दोनों आर्टिकल लगभग सेम जैसे याद रखने हैं आपको। ये है, उसमें उसका निर्वाचन है, इसमें कार्यकाल है, इसमें रिक्तियां हैं, और 59 में उसकी शपथ है। 71 है, उनमें दोनों का, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आर्टिकल 71। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ये इसमें है। तो ये जो संविधान का भाग 5 उसका अध्याय 1 आर्टिकल 52 से 78 तक, आपको ये भी याद रखना है कि 73 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 74 में मैंने बताया कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और मंत्री परिषद से संबंधित अन्य उपबंध है वो 75 में है, और इन्हीं उपबंधों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। 76 में महान्यायवादी, और 77 जो है वो कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 78 जो है इसमें प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री अपने कार्यों के संबंध में जानकारी है वो राष्ट्रपति को देगा। तो ये अपने आर्टिकल हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना है। हम पूरे आर्टिकल को विस्तार से पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान का भाग 5 है संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका में 3 चीजें आती हैं। आपको पता होना चाहिए विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका है, कार्यपालिका है, ये जो है ये मंत्री परिषद संसद है वो विधायिका में आएगी। तो ये संघीय कार्यपालिका है, मंत्री परिषद है, ये है महान्यायवादी है। तो इनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
परंतु हम पढ़ेंगे कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, इसलिए सर्वप्रथम हम अध्ययन राष्ट्रपति का करेंगे। इन सब के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, परंतु आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति में भी हम सिर्फ और सिर्फ इन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम उसके बाद में आर्टिकल ये हम जो पढ़ेंगे चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, 71 आपको याद रखना है। उसके बाद में आर्टिकल जो 72 है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, हम अलग से चैप्टर में चर्चा करेंगे शक्तियों के बारे में। तो अभी आपको फिलहाल इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक जो 11 आर्टिकल है, आप कंटिन्यू इनको देख सकते हैं। 52 से 62 तक जो 11 आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल में क्या प्रावधान है, हम इनका विस्तार से विवरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचन होगा, निर्वाचन किस प्रणाली से होगा, यानी निर्वाचन की प्रणाली, इसमें पदावधि, इसमें पुनः निर्वाचन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके संदर्भ में अर्हताएं या योग्यताएं, शपथ, वेतन, भत्ते, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान, और इसमें महाभियोग, और इसमें राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां। ये आपको 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक याद रखने हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें याद रखना है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि ये पद कहां से लिया गया, तो पद जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से कैसे लिया गया है, क्योंकि ये औपचारिक स्थिति है, और वैसे ही ब्रिटेन का जो राजा है वो वहां का औपचारिक प्रधान है। तो अंतर इतना है कि वहां का जो प्रधान है वो वंशानुगत है, भारत में राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, इसमें हम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति है वो संघ कार्यपालिका का प्रधान है, यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा यह भारत का सर्वोच्च पद है। इसके अलावा यह भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यही कारण है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको महामहिम कहा जाता है, महामहिम। राज्यपाल को भी महामहिम कहा जाता है, परंतु राष्ट्रपति के लिए मुख्यतः ये काम में लिया जाता है। आपने अगर महाभारत देखा है तो महाभारत में भीष्म पितामह है, उसके लिए भी जो महामहिम भीष्म का जो प्रयोग है वो किया जाता है, क्योंकि पूरे जो है उसमें साम्राज्य में वो एक राष्ट्रपति की भांति काम करते हैं, तो इसलिए उनको महामहिम कहा गया। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम इसमें राष्ट्रपति जो है, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ये कहता है भारत के लिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
यानी शैल बी का प्रयोग किया गया, अर्थात पद है, राष्ट्रपति का पद इस आर्टिकल में है। दूसरा आर्टिकल है, ये कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में आर्टिकल 54, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इससे तात्पर्य है कि वो कार्यपालिका का क्या है? प्रधान है। लेकिन प्रधान किस प्रकार का है? औपचारिक है। ठीक है। आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अब यहां पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? जनता द्वारा नहीं होगा। किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें होंगे संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य हैं, वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है। दूसरी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरे, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये जो है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को सम्मिलित किया गया था, परंतु इन्होंने भाग जो है ये बाद में लिया अगले चुनाव में। तो ये है जो ये सारा जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। इसमें ध्यान देने की बात है कि संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति, आपको पता है कि लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कुल 14 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने मनोनीत किया और वही राष्ट्रपति दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो वो व्यक्ति जिनको मनोनीत किया है राष्ट्रपति ने, वो तो उन्हीं को वोट देंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निष्पक्षता को रखने के लिए ये इनको शामिल, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया है। हटाने में आते हैं ये काम। राज्य विधानसभाओं के, इसमें केवल विधानसभाओं के सदस्य हैं। विधान परिषदों के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं लेने का अधिकार है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 54 में लिखा हुआ, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 ये कह रहा है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, यानी निर्वाचन प्रणाली, वो कौन सी है?
इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, याद रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय नीति प्रणाली, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति है, निर्वाचन प्रणाली है। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें दो महत्वपूर्ण अगर शब्द हैं, अपन चर्चा करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ध्यान रखना, ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि विभिन्न राज्य के जो विधायक हैं या सांसद हैं, अपने अपने क्षेत्र का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उनका विशेष अनुपात होता है। क्योंकि जैसे कोई जैसे राजस्थान का विधायक है, वो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जरूरी नहीं है कि हरियाणा का विधायक उतना ही करे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इनके मत का मूल्य निकाला जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए मत का मूल्य है वो निकाला जाता है। विधायक के मत का मूल्य और सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा? एक जो अपन क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या, और राज्य की कुल जनसंख्या में हम क्या करेंगे, उस राज्य के केवल और केवल निर्वाचित विधायक, कुल विधायक कितने हैं उसको 1000 से गुणा कर देंगे, तो उस विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा, एक विधायक के। अगर हमें सांसद के मत का मूल्य निकालना है, सांसद के मत का मूल्य निकालना है, तो जो कुल विधायकों का जो मत का मूल्य है, मत का कुल मूल्य, उस मूल्य में जो निर्वाचित सांसद हैं, कुल संख्या, उसका ही भाग देंगे, कोई गुणा नहीं करेंगे, तो उस सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। ध्यान देना, देश के सभी सांसदों के मत का मूल्य बराबर होता है, चाहे वो सिक्किम का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी हो, सांसद के सबका मत का मूल्य एक समान होता है, ठीक है। परंतु एक राज्य के विधायक का मत का मूल्य दूसरे राज्य के विधायक के मत के मूल्य से अलग होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो विधायक के मत का मूल्य है वो यूपी के विधायक का है, और सबसे कम 7 वो सिक्किम के विधायक का मत का मूल्य है, ठीक है। इसी प्रकार से सांसद, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का, हिमाचल का है, कहीं का भी है, 708 उसके मत का मूल्य, तो वो सभी सांसदों के मत का मूल्य क्या है? समान है। दो चीजें आपको याद रखना है, विधायकों के मत का मूल्य, एक राज्य के विधायक के मत का मूल्य एक समान होता है। एक राज्य में जैसे राजस्थान के जितने भी विधायक है सबका मत का मूल्य बराबर है, हरियाणा के विधायक का मत का मूल्य हरियाणा वालों के सबके बराबर है, परंतु सांसद के मत का मूल्य सबका ही बराबर है, चाहे हरियाणा को, पंजाब का, राजस्थान का, सबका इक्वल होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें ध्यान देना, हमने यहाँ पे जनसंख्या जो है इस शब्द का प्रयोग किया है, राज्य की कुल जनसंख्या। तो राज्य की कुल जनसंख्या से यहाँ तात्पर्य है
जो 1971 की जनगणना की जो जनसंख्या थी, उस जनगणना की जनसंख्या के द्वारा ये जनसंख्या है कि 1971 वाली जनगणना की जनसंख्या ही काम में ली जाएगी, न कि 2011 या 2021 की। आने वाले समय में 21 की होगी तब। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 1971 की जो जनगणना है, आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, 25 साल और बढ़ा दिया गया 1971 वाली को, यानी 1976 प्लस 25 2001 तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके बाद में 84वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2001 में हुआ। तो 2001 में इसको 25 साल और बढ़ा दिया गया, यानी कब तक कर दिया गया, 2026 तक। अर्थात एक बार 2026 तक जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, तब तक ये 1971 की जनगणना ही काम में ली जाएगी। अब ये तो हुआ आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब हम दूसरी बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व आपको समझ में आया होगा कि विभिन्न राज्यों के विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका मत का मूल्य निकाला जाता है, जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। विधायक और सांसद के मत का मूल्य निकलता है, ठीक है। अब दूसरी जो है इसमें, वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है कि जो मत है उनका वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, और इसमें प्रत्येक कैंडिडेट को, प्रत्येक जो प्रत्याशी है उसको मत दिया जाता है, मत दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेट ए बी सी और डी। एक विधायक है और एक विधायक ने अपना मत दिया है, तो वो कहता है कि मेरी फर्स्ट वरीयता वी को है, सेकंड वरीयता सी को है, थर्ड वरीयता ए को है और चौथी वरीयता है वो डी को है। ऐसे उनको वरीयता क्रम दिया जाएगा, और जब उनकी मतगणना होगी, जैसे दूसरा व्यक्ति है वो इसको फर्स्ट देता है, इसको सेकंड देता है, इसको थर्ड देता है, इसको फोर्थ देता है, तो ऐसे ही कैंडिडेटों में सबसे पहले वरीयता क्रम, उनके मतों की गणना होगी। अगर इसमें वरीयता क्रम में अगर किसी व्यक्ति को या किसी प्रत्याशी को जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है, उसको आधे वोट और प्लस 1 मत अगर प्राप्त हो जाते हैं, इसको बोला जाता है न्यूनतम कोटा। ऐसे नहीं है कि सबसे ज्यादा मत जिसको प्राप्त हो गए वो जीत गया, नहीं। अगर इनमें से फर्स्ट वरीयता क्रम में अगर किसी को 50% प्लस 1 न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वरीयता क्रम 2 की गणना की जाएगी, और इसमें जिसके कैंडिडेट के सबसे कम मत आए होते हैं उनको दूसरे अन्य जो उसको उस सूची से हटा दिया जाएगा और उनके मतों का स्थानांतरण संक्रमण कर दिया जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए इसको कम मत प्राप्त हुए, तो अब हमारे पास में कैंडिडेट कितने हो गए, 3 कैंडिडेट हो गए। इन 3 कैंडिडेटों में से अगर किसी ने 50% प्लस 1 मत प्राप्त किया है, तो उस कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 50% का मतलब टोटल वोटों में से आधे प्लस 1 और एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जिस कैंडिडेट को सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उसको फिर हटा दिया जाता है और इनके मत इनके स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फिर अगली वरीयता क्रम में क्या किया जाता है, उनकी गणना की जाती है तीसरी वरीयता में। अगर तीसरी वरीयता में आपको पता है जब 2 ही कैंडिडेट होंगे तो एक को ज्यादा होंगे और एक को
कम मत प्राप्त होंगे। तो इनमें से जिसको ज्यादा मतों की प्राप्ति होगी उसको 50% प्लस 1 होने पे उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसी जो प्रणाली है राष्ट्रपति के चुनाव की, उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, ये 50% प्लस 1 होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति का जो पद होता है संवैधानिक पद सबसे बड़ा पद होता है, तो उसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है और निर्वाचन की रीति भी अलग से है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, तो ये आर्टिकल 55 में है। उसके बाद में आर्टिकल 56, जैसे कि मैंने आपको बताया राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि से तात्पर्य कार्यकाल। इसमें इतनी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति अपने निर्वाचन तिथि से, यानी निर्वाचन तिथि मतलब जिस दिन वह शपथ लेता है, अपने कार्यकाल के पद ग्रहण की तिथि, पद ग्रहण की तिथि। और पद ग्रहण की तिथि कब मानी जाती है? जब वो क्या लेता है? शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वह कार्य करेगा। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन। उससे पूर्व भी वह त्याग पत्र दे सकता है, जिसको हम राष्ट्रपति की रिक्ति में पढ़ सकते हैं, महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम राष्ट्रपति पद की रिक्ति अनुच्छेद 62 जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल यानी पद ग्रहण की तिथि, पद ग्रहण की तिथि मानी जाती है शपथ से, और शपथ लेने के 5 वर्ष तक। उसके बाद में आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन। अब देखो, राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन हो सकता है क्या? किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है और फिर वो राष्ट्रपति बन सकता है कि हाँ, संविधान इस दिशा में कुछ नहीं कहता कि हाँ ठीक है बन सकता है कि नहीं बन सकता। संविधान इस दिशा में मौन है, परंतु बन सकते हैं, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपको पता है 1950 में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? राष्ट्रपति बनाया था। वो 1950 से 1952 तक रहे। उसके बाद भी 1952 से 1957 तक रहे, चुनाव हुआ तब, और 1957 से लेकर के 1962 तक रहे। तो राजेंद्र प्रसाद ये 3 बार भारत के राष्ट्रपति हैं, ये रह चुके हैं। पहले मनोनीत हुए हैं, संविधान सभा ने चुना, फिर चुनाव लड़ा और उसके बाद में फिर चुनाव लड़ा। तो ये जो है इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल जो 58 है, आर्टिकल 58 ये है राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं या योग्यताएं। अहर्ता या योग्यता, इसमें आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं हैं। जैसे पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये भारत का नागरिक हो, ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए समान होती है। ठीक है, चाहे पंच का चुनाव लड़ो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, लाभ के पद पे कार्यरत
नहीं हो। ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ योग्यताएं हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि उसकी जो आयु है, आयु वो 35 वर्ष से कम नहीं हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो। इसके अलावा एक योग्यता है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं अगर उसमें है और आयु उसकी 35 वर्ष है तो वह चुनाव लड़ सकता है। अब इसमें एक योग्यता और है कि उसमें क्या चाहिए कि राष्ट्रपति को, जो महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे तो साधारण व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, इसके लिए 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, वो कौन होने चाहिए? संसद या विधानसभाओं के सदस्य। संसद या विधानसभाओं के सदस्य विधायक या सांसदों में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 तो ये कहें कि हम इनके साथ में, और 50 ये कहें कि हम इनके चुनाव लड़ने में साथ में, और ये बोलते हैं कि हमें इनकी समीक्षा करते हैं, हम इसके समर्थन करते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इनकी भी योग्यता में है। उसके बाद में 15,000 रुपए का जो है जमानत के रूप में, जमानत राशि, सिक्योरिटी अमाउंट, वो राष्ट्रपति का जो है सरकारी खजाने में जमा करवाना पड़ता है। आरबीआई के तहत उसको जमा करवाना पड़ता है, डीडी बना करके, जैसे भी है। तो 15,000 रुपए की जमानत राशि, अगर उस व्यक्ति को निर्धारित जो भाग है वो मत की प्राप्ति होती है तो उसको जमानत राशि वापस दे दी जाती है, नहीं तो जमानत जब्त कर ली जाती है। तो ये राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं हैं। कोई ऐसे ही व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये प्रमुख योग्यताएं हैं। बाकी तो भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, ये सारी योग्यताएं तो सब में समान होती है। तो ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं और अहर्ताएं। उसके बाद आर्टिकल 59, उसमें राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों में क्या है कि राष्ट्रपति को क्या मिलेगा? निःशुल्क राजकीय आवास, जैसे राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा अन्य वेतन और भत्ते और सुविधाएं जो उसको प्राप्त होती हैं। तो ये है राष्ट्रपति के शर्तों में 59 में। राष्ट्रपति का जो भवन है ये आपको पता है कि दिल्ली में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जिनको रायसीना की पहाड़ियां कहा जाता है, उसके ऊपर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति का जो वेतन है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये आपको पता है कि जो वेतन अधिनियम 2008 था उसके अनुसार राष्ट्रपति का वेतन पहले 1.5 लाख था और वर्तमान में जो इसका वेतन है ये 5 लाख रुपए है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का, इनका वेतन अभी न्यायाधीशों का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, इनका सबका वेतन बढ़ चुका है। तो राष्ट्रपति का वेतन पहले 1.5 लाख था और वर्तमान में 5 लाख है। ठीक है, ये है आर्टिकल 59, निःशुल्क राजकीय आवास, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं। वेतन है वो 5 लाख है। वेतन भारत की संचित निधि से निर्धारित है। और एक विशेष बात कि आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। उसके बाद में आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 है, उसमें राष्ट्रपति
पद की शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञा करते थे पहले, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान। इसमें जो है ध्यान देना कि इसमें जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। वो ये कहता है मैं अमुक, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपना नाम लेता है, वो कहता है ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। अब इसमें तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, तीन चीजों की प्रतिज्ञा करता है वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा से संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ये ध्यान रखना, तीन शब्द, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण पद का पालन करूंगा और राष्ट्र के लोगों की सेवा में निरत रहूंगा या लगा रहूंगा। तो राष्ट्रपति की शपथ में मुख्य जो शपथ है ये उनके संविधान के रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की है कि संविधान का मूल रूप में रखूंगा, दूसरे अवरोधों से, उसके गतिरोधों से उसकी रक्षा करूंगा और संरक्षण करूंगा। तो ये राष्ट्रपति के पद की शपथ है। ठीक है, ये जो शपथ है राष्ट्रपति के पद की, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम, जो ज्येष्ठतम, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उम्र दराज, वह व्यक्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। कौन लेता है? संविधान की रक्षा की शपथ राष्ट्रपति, और केवल संविधान का उल्लंघन करने पर इसको हटाया जा सकता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 61। वह है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग। एक एक चीज को नोट करते जाना, लिखते जाना। क्या होता है महाभियोग राष्ट्रपति पद के लिए? तो राष्ट्रपति को एक विशेष प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, ये जो विशेष प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। दूसरी बात, महाभियोग की प्रोसीजर जो है वो लाने के लिए किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे पहले लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में लाए, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन सी कंडीशन में लाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। चौथी बात कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है अगर एक सदन ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो दूसरे सदन में अनुशंसा के लिए भेजा जाता है। पांचवी बात, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन ने भी पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, तो महाभियोग पारित समझा जाता है और उसी तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। छठी बात कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। सातवीं बात कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है
उसमें राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार है, या वह स्वयं महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, प्रतिनिधि भेज सकता है या खुद इसमें शामिल हो सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, किसी भी विधानसभा के सदस्यों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पारित नहीं हो पाई। एक बार लाया गया था वीवी गिरी के खिलाफ, परंतु वो जो है पारित नहीं हो पाया। तो ये भारत में राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग है। उसके बाद आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 ये कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति पद की रिक्ति। अब इसमें कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होता है? पहली बात है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके पद पे उपराष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। और 6 माह के भीतर आकस्मिक जो, या तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो कार्यकाल के पहले ही दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। अन्य आकस्मिकताओं में 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति के पद को भरना पड़ता है, उसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं। परंतु राष्ट्रपति का पद 5 प्रकार से रिक्त होता है। ये पांचों आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से? या तो पहले कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए तब रिक्ति होगी, दूसरे व्यक्ति आके बैठेगा। दूसरी बात कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे तब। किसे देता है त्याग पत्र? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, और लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सूचना देता है। तो त्याग पत्र से रिक्ति। तीसरा है कि महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तब भी पद रिक्त हो जाता है। चौथा है कि अगर राष्ट्रपति महाभियोग भी नहीं लगाया, ठीक है, तो अगर रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, लंबे समय तक अनुपस्थित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में, और या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो 5 कंडीशन है जिनमें राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो सकती है। तो उन रिक्तियों को समय से पूर्व ही भर लिया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 62 में। ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर है, प्रावधान है, उनके बारे में। हम दूसरे टॉपिक में अभी चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर और जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद है वहां तक के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। तो आपको ये अनुच्छेद जो है, मैंने आपको बताया कि 52 से 78 शुरू से ही बताया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 तक के जो आर्टिकल हैं ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने, याद कर लेने, उनमें क्या क्या प्रावधान है ये भी आपको याद है।